मेरा नाम राजेश है। मुझे लंदन में आए हुए 6 महीने गुजर गए थे। इन 6 माह में मैंने कई फ़ोन अपने घर पर किए थे। सबसे बात होती थी लेकिन बात नहीं होती थी। तो मेरी बीवी सपना से नहीं होती थी। जब भी मैं माँ से पूछता कि सपना कहाँ है, कहते अपने कमरे में सो रही होगी। जब मैं कहता कि इसे उठा दे, मेरी बात करवा दे, तो माँ कहती कि कर लेना इससे भी बात। फिर माँ अपनी बातें करने लगती। मुझे लगा शायद वो मुझसे नाराज़ है, क्योंकि जब मैं लंदन आ रहा था तो वह बहुत रो रही थी। कह रही थी राजेश मत जाओ। लेकिन मैंने इसे कहा कि बस चंद सालों की बात है, जल्दी आ जाऊंगा। उस वक्त मेरा बेटा बस 1 ही साल का था जब मैं इंडिया से लंदन आया था। कुछ दिन बाद ही जब मैंने पहला फ़ोन किया तो सपना ने मुझसे बात की थी। रो भी रही थी, कहने लगी जल्दी आ जाना, बस 1 महीना ही इससे मेरी बात हुई थी। थोड़ी सी बात करती तो माँ फ़ोन पकड़ लेती और बातें करने लगती। और फिर एक ज़रूरियात की लंबी लिस्ट थी जो मुझे सुनाई जाती थी। भाई की पढ़ाई का खर्चा, पापा के इलाज का खर्चा, छोटी बहनों की शादी का खर्चा, बड़ी लंबी थी जिसे मुझे अकेले ही पूरा करना था। बड़ा बेटा होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। माँ बाप की, बहन भाइयों की, सबकी उम्मीदें बस उसी पर लगी होती है। मैं सबसे बड़ा था, इसलिए माँ सब कुछ मुझे ही कहती थी। जब से पापा को फलीज हुआ था, घर की वैसे ही सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। सपना से मेरी पसंद की शादी थी, मेरी दोस्त की बहन थी। हालांकि माँ इस रिश्ते पर राजी ना थी, क्योंकि वह अपनी भांजी लाना चाहती थी, लेकिन मेरी पसंद पर उन्होंने अपनी पसंद को परे कर डाला। लेकिन इस चीज़ का एहसास वह मुझे बार बार जताती रहती थी कि तुमने अपनी पसंद को तरजीह दी है। अब यह ना हो कि बीबी की चमचागिरी करते रहो और माँ और बहन भाइयों को बिल्कुल भूल जाओ। देखो सब कुछ तुमने ही करना है। छोटी बहनों की शादी भी और छोटे भाई की पढ़ाई भी तुमने पूरी करवानी है। यह यूनिवर्सिटी में था, चंद सालों में इसकी नौकरी लग जाती तो मेरी यह जिम्मेदारी भी पूरी हो जाती। 2 बहनें थी, दोनों के दहेज की जिम्मेदारी थी, इसलिए लंदन आ गया। यहाँ कमाओ तो जल्द जल्द अपनी माँ की सारी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। फिर मुझे और सपना को साथ ही तो सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। लेकिन पिछले 3 माह से माँ सपना से बात नहीं करवा रही थी। जब भी माँ से पूछता कि सपना कहाँ है, तो माँ का लहजा बदल होता। कभी कहती किचन में होगी, कभी कहती कमरे में होगी। माँ कहती अपनी मनमानियाँ करती है, जब जे चाहता मुंह उठाकर मैके चली जाती है। हमारी इज्जत और हमारी कोई भी बात की अहमियत ही नहीं है इस लड़की के दिल में। बहरहाल वक्त यूं ही गुजरने लगा। हर बार जब मैं माँ को फ़ोन करता, यही सवाल करता कि सपना कैसी है, कहाँ है, मुझसे बात क्यों नहीं करती। माँ इस बात को आए बाएं साएं कर जाती। 1 साल बीत गया था, मैंने इसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। मेरे दिल की बेताबियाँ पड़ने लगी थी। मैंने कहा माँ मेरी सपना से बात करवा दो। माँ ने कहा वह सो रही है। मैंने कहा इसे जगा दें, लेकिन मुझे आज इससे बात करनी है। माँ कहती अच्छा ठीक है, रुको। कुछ देर बाद सपना से ने फ़ोन उठाया और एक बेरुखी से कहने लगी कहिए क्या काम है आपको मुझसे। मैंने कहा सपना ऐसी क्यों बात कर रही हो। कहने लगी राजेश कोई काम है तो बताइए मुझे, अभी बेटे को भी देखना है। मेरा दिल तो सपना की बात सुनकर टूट सा गया था। मैंने कहा बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। कहने लगी सुन ली आवाज़। मैंने कहा हाँ। सपना कहने लगी ठीक है। यह कहकर इसने फ़ोन मेरी माँ को पकड़ा दिया। मेरा दिल तो सपना की बात सुनकर टूट सा गया था। परदेश में रहना आसान तो नहीं होता। आप लोगों की यादें ही तो हमारे पास होती है। बेचैनी से हम लोग उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब जेब में कुछ सिक्के बच जाए और इसे टेलीफोन बूथ पर ले जाकर डालकर अपनों की आवाज़ें सुन सके, इनकी बात सुन सके, जो मर्द के लिए एक ऐसी घनी छाँव की तरह होती है। जो चंद मीठी बातें भी कर ले तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की कड़ी धूप में कुछ ठंडी छाँव का एहसास हो गया। लेकिन सपना की बात सुनकर मुझे मुझे बहुत अफसोस हुआ था। इसे ज़रा भी एहसास नहीं था कि यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि अपने बेटे को बेहतर ज़िंदगी दे सकूँ, इसकी ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। लेकिन इसने तो मुझसे सीधे मुंह बात करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। इसके बाद मैंने कभी भी माँ से सपना के बारे में नहीं पूछा। जब 3 साल गुजर गए और मेरी वापसी का वक्त आया तो माँ का एक फ़ोन आ गया। कहने लगी राजेश मुबारक हो, तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो गया है, बस अब इसके दहेज की तैयारी करो। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा माँ मैं आपको इतने तो पैसे भेजता रहा हूँ, वह कहाँ चले गए। वह सब इसलिए भेजता था ताकि आप रेशमा और रीना की दहेज को तैयार करें। इतनी बड़ी रकम जाती कहाँ थी। वह कहने लगी 100 ज़रूरतें होती है बेटा, और तुम्हारी बीवी के खर्चे कम है क्या। जो आता था यूँ खर्च हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। बस मुझे नहीं पता, बहन के दहेज के लिए अलग से पैसे भेजो। मैं कहता माँ क्या करूँ, मैं 14-14 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ, इसके अलावा और क्या करूँ। माँ ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। मुझे दोबारा से
अपना वीज़ा लगवाना पड़ा। नौकरी थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं तो समझा था कि माँ ने बड़े तरीके से खर्च किया होगा और बहनों का दहेज भी बन चुका होगा, क्योंकि मैं एक बड़ी रकम माँ को भेजता था, लेकिन पता नहीं कहाँ जाती थी। फिर मैंने अपने काम की ड्यूटी और घंटे भी बढ़ा दिए। दिन रात मेहनत करके 2 साल और लग गए। बहनों की शादी हो चुकी थी, छोटे भाई की नौकरी भी लग चुकी थी। अब कुछ सुकून सा हो गया था। थोड़ी सी सेविंग मैंने करनी शुरू कर दी थी ताकि इंडिया जाकर एक कारोबार सेट कर सकूं। जब मैं इंडिया गया तो एयरपोर्ट पर मुझे सभी लेने आए थे, मेरे भाई, दोनों बहनें, इसके पति, मेरी माँ, यहाँ तक कि अब पापा भी बहुत मुश्किल से व्हील चेयर पर बैठकर मुझे लेने आए थे। 5 साल बाद मैंने इन लोगों को देखा था। सबसे पहले पापा के साथ लग गया। पापा मुझे सीने से लगाकर रोने लगे, मेरी भी आंखों से आंसू झलकने लगे। फिर माँ के साथ लग गया, वो भी रो रही थी। बहने की भी आंखें नम थी। छोटा भाई भी मेरे गले लगकर मिला था। बेटा माँ की गोद में था। मैंने बेटे को गोद में लिया तो अजनबी नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर मैंने इधर उधर देखना शुरू किया और कोई नहीं था। सपना नहीं थी। मैंने कहा, माँ सपना नहीं आई मुझे लेने? माँ कहने लगी, इसे कितना कहा हमने, कितनी मिन्नतें की इसकी कि चलो साथ, लेकिन नहीं, अपनी जिद की पक्की है। मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो दरवाज़ा सपना नहीं खोला था। नज़रों के तसदुम पर इसकी आंखों में बस सिकवे ही सिकवे थे। फौरन से इसने नज़रें नीचे की और किचन का रुख कर लिया। मेरे दोस्त और ख़ानदान वाले भी घर में मुझसे मिलने के लिए पहुँचे। मैं सबसे मिलने लगा। खाना भी तैयार हो चुका था। सबके साथ खाना खाया, लेकिन सपना इसमें शामिल ना थी। मैंने पूछा तो माँ कहने लगी, किचन में होगी। खाना खाने के बाद मुझ पर नींद की सवार हो रही थी और थकन भी, लेकिन फिर भी मैं सबसे बातें कर रहा था। लंदन के बारे में बताता रहा। 1 बज गया था रात को। फिर जाकर सब रिश्तेदार और दोस्तों ने मेरी जान छोड़ी थी। जब मैं अपने कमरे में गया तो बेटा सो रहा था। मैं इसके बराबर में चक्कर लेट गया। सपना का इंतजार करने लगा। आंखें नींद से 2 बार हो चुकी थी। सफ़र की थकान की बेतासियाँ थी, इसके बावजूद मैं जगा रहा। रात के 2 बजे सपना कमरे में आई थी। दुपट्टे से अपने हाथ साफ कर रही थी। मुझे जागता देखकर कहने लगी, आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? मैंने कहा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा भी नहीं पाई थी और आकर बेड पर बैठ गई। कहने लगी, शुक्र करें कि आपका इंतजार जल्द खत्म हो गया। यह कहकर वह बेटे को देखने लगी। मैंने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा था। मैंने कहा, बड़ी जालिम हो तुम, इतने सालों में ठीक से मुझसे बात तक नहीं की। मेरी बात पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं आई पाई थी। बस मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। 5 साल बाद मेरी बीवी की संगत नसीब हुई थी, इसलिए मैंने सपना की बात सुनने के वक्त नहीं दी। बस अपनी उदासियों का बताता रहा, अपनी बेताबियों का बताता रहा। रात कैसी गुजरी पता ही नहीं चला। सुबह देर से मेरी आँख खुली, वो मेरे बेटे कमरे में नहीं थे। मुझे हैरत हुई। छुट्टी का दिन था। हमारे घर में छुट्टी के दिन सभी देर से उठते थे। अपनी घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो बस सुबह के 9 भी बज रहे थे। पता नहीं वह कहाँ गई थी। इस वक्त मैं शदीद नींद में था, लेकिन फिर भी उठकर बाहर आकर देखा तो वह बेटे को तैयार कर रही थी, यूनिफॉर्म पहना रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, आपने नाश्ता करना है? तो मैंने कहा, नहीं, अभी तो नहीं करने। कहने लगी, बस ज़रा बेटे को स्कूल छोड़ाऊँ, इसको पहले देर हो गई है। इसकी आंखें नींद से भरी थी। शायद आधी से ज़्यादा रात जागकर गुजरी थी, इसलिए वह बेटे को स्कूल छोड़ने चली गई। मैं अपने कमरे में आकर सो गया। जब दोबारा मेरी आँख खुली तो तब भी वह कमरे में नहीं थी। मैं उठकर बाहर आया तो सब नाश्ता कर रहे थे और वह किचन में खड़ी सबका नाश्ता बना रही थी। मैं झुंझला कर रह गया। मैंने कहा, सपना यार, क्या मसला है तुम्हारे साथ? बस भी कर दो, जब से आया बस किचन में ही घुसी हुई हो। आकर मेरे साथ नाश्ता करो। मेरा यह कहना था कि मेरी माँ मुझे घूरने लगी। कहने लगी, वाह भाई वाह, माँ की बरसों की खिदमत तो कभी तुम्हें याद ही ना आई। बीबी ने 2 दिन किचन का संभाल लिया, तुम्हें नजर आ रहा है। सही कहते हैं, मोहब्बत की शादी हो बस बीवी की नजर आती है। मैंने 5 साल अपनी माँ को ही दिए थे। इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी यह ताना मेरी किस्मत में लिखा था। मैंने कहा, माँ क्या हो गया है? 5 साल बाद आया हूँ। जब से आया हूँ सपना किचन में ही लगी हुई है। माँ कहने लगी, तुम्हें दिखाने के लिए लगी है, वरना तो मोहतरमा 12 बजे से पहले कमरे से बाहर नहीं आती। तुम्हारी बहनें आई हुई हैं अपने पति के साथ, तुमसे मिलने के लिए आई हैं। ज़बरदस्ती तो मैंने इसको रात को रोका था कि भाई आया है, 5 साल बाद आया है, कुछ देर रुक जाओ। तुम्हारी बीवी को सबको नाश्ता देना पड़ रहा है तो तुम्हें मसले शुरू हो गए। अच्छा भाई ठीक है, मैं कह देती हूँ दोनों को वापस अपने ससुराल चले जाएं। माँ का यह लहजा सुनकर मैंने कहा, माँ मेरा यह मकसद नहीं है। माँ ने कहा, फिर ऐसा क्यों बोला? मैं कहने लगा, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहता, आप नाराज़ तो ना हो।
मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और चूम कर इन्हें मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा चंद दिन नहीं हुआ था। सपना की तो रूटीन बड़ी टफ सी थी। सुबह उठ जाती, बेटे को स्कूल छोड़कर आती, किचन में काम करने लग जाती। मैंने भी इंडिया आते ही फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी थी, इसलिए मैं भी मसरूफ़ हो गया था। 1 महीना तो मुझे भी फुर्सत नहीं मिली थी। घर आता तो खाना खाकर बस सो जाता। 1 महीना मुझे अपनी फैक्ट्री को सेट करने में लग गया था। इन दिनों में सपना को टाइम नहीं दे पाया, लेकिन इसने मुझसे कभी शिकवा नहीं किया। जब से मैं प्रदेश से आया था, एक लफ्ज़ इसने नहीं कहा था, कुछ भी नहीं। 1 महीना नहीं गुजरा था कि मेरी बहनें फिर आकर बैठ गई। बड़ी बहन तो 2 दिन रहकर चली गई, लेकिन छोटी मुंह फुलाकर यहीं पर बैठी थी। फिर पता चला कि ससुराल वालों ने इसका जीना दुभार कर रखा है। अब तो पति से अलग घर का मांग कर रही है, लेकिन पति ने कहा कि मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है। अपने घर वालों से पूछ लो, अगर वो तुम्हें घर लेकर देते हैं तो मैं अलग घर में रहने को तैयार हूँ। माँ मेरे पास बैठी रही, रो रही थी कि कुछ भी करो, बहन को घर लेकर दो। मैंने कहा, माँ आपके सामने अभी मैंने कोई काम शुरू भी नहीं किया। फैक्ट्री में मेरी सारी जमा पूंजी लग चुकी है, मैं कहाँ से इसको घर लेकर दे सकता हूँ। माँ कहने लगी, ऐसा करो, घर के ऊपर जो स्टोर रूम बना है वहाँ एक और कमरा बनवा दो और छोटा सा किचन वॉशरूम भी बनवा दो। इसमें तो इतना पैसा नहीं लगेगा, बस मेरी बेटी ऊपर गुजारा कर लेगी, लेकिन अब ससुराल नहीं जाएगी। एक हम हैं जिसने बहू को ऐशो आराम में रखा हुआ है, और एक मेरी बेटी है जो सारे ससुराल वालों की सुबह से शाम तक खिदमत करती रहती है, लेकिन इन्हें तो कदर ही नहीं है। बजाय तो मुझे भी ऐसा ही नजर आता था, जैसे सपना पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी को नजर नहीं आता। बहरहाल जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास बचे थे, वह मैंने ऊपर छत पर 2 कमरे बनवा दिए और किचन बनवा दिया। छोटी बहन ऊपर आई, इसने तो अपना ओढ़ना बिछोना नीचे शुरू कर दिया था। जब भी खाना लगता वह नीचे आ जाती, इसका पति भी नीचे बैठकर खाना खाने लग जाता। पहले चंद दिन तो मैं खामोश से यह सारा माजरा देखता रहा, लेकिन 1 महीना हो गया था, ना वह कहीं जाता था ना कमाता था। बस सुबह नाश्ते पर मेरी बहन से कहता, अपनी भाभी को कहो कि मेरे लिए पराठा आमलेट बना दे। सुबह सुबह इसने भी नाश्ता किया था। रात को खाने पर इसके लिए अलग से चिकन पकता। मेरा तो अब बजट आउट होने लगा था। जब मैं माँ से शिकायत करता, माँ कहती, दामाद है, इसके आगे दाल सब्जी रखेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। अरे भाई, बहनोई और दामाद को हमेशा अच्छा खिलाते पिलाते हैं। मैंने कहा, यह उस वक्त होता है जब बहनोई और दामाद कभी कभी आए। अरे यह तो घर पर ही रहता है, मैंने तो उसे कहीं काम पर जाते भी नहीं देखा। मेरा यह कहना था कि मेरी माँ गुस्से से फिर कहने लगी, असल में इसकी नौकरी नहीं है। मैं तो तुमसे कह नहीं सकती थी कि अब जो कुछ करना है राजेश तुमने ही करना है। ऐसा करो, अपनी फैक्ट्री में इसे कोई मैनेजर लगा दो। यह सुनकर तो मुझे गुस्सा आने लगा। इसे मैनेजर रखवाने का मतलब यह था कि इसकी गुलामी अपनी फैक्ट्री में भी शुरू कर दूं। वह तो अपना दामादपन मुझे फैक्ट्री में भी दिखाता रहेगा, मेरे सर पर चौधरी बनकर बैठ जाएगा। मैंने माँ, मेरी फैक्ट्री में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना स्टाफ रख चुका हूँ, अलबत्ता इसकी कहीं नौकरी लगवा देता हूँ। मेरी बात मेरी माँ पर नागवार सी गुजरी। कहने लगी, यह क्या बात हुई, अब नौकरी करेगा? वह जब अपनी फैक्ट्री ऊपर वाले ने दी है तो इसी में बैठेगा ना। क्या हर्ज है, अगर तुम्हारी फैक्ट्री में 2-4 निवाले तुम्हारी बहन भी खा लेगी, तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी, कोई कमी नहीं आ जाएगी। माँ कलेजा बड़ा सख्त था। इन्हीं दिनों त्यौहार की भी तैयारियां होने लगी। मैंने सपना से पूछा कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, तो इसने नहीं में सर हिला दिया। कहने लगी, मेरे पास सब कुछ है, आप ऐसा करें, बेटे के लिए कपड़े ला दीजिएगा। मैंने बेटे के लिए भी शॉपिंग की और अपने लिए भी कपड़े ले आया, क्योंकि मैंने कहा सपना अपने लिए तो वैसे भी मना कर चुकी थी। जब मैंने अपनी माँ को बेटे के कपड़े दिखाए, मेरी माँ दुपट्टे से अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगी, अपने बेटे की फिक्र है, बीबी की फिक्र है, लेकिन यह नहीं पता कि बहन त्यौहार पर क्या पहनेगी। मैंने गहरी सांस ली और जेब से बटुआ निकालकर 10,000 अपनी माँ के हाथों में रख दिए। मैंने कहा, यह दे दीजिएगा, इसे अपने और अपने पति के लिए कपड़े सिलवा लें। उस दिन के बाद मेरा छोटा भाई भी मासूम बना मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, मुझसे नहीं होती ये नौकरियाँ, जब देखो बॉस मुझे ज़रा ज़रा सी बात पर डांटता रहता है, कहता है वक्त पर आओ वक्त पर जाओ। अरे क्या हो गया, आधा घंटा लेट ऑफिस पहुँचा, काम तो करता ही हूँ ना। लेकिन नहीं, नखरे बहुत है भाई। मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब मैं आपकी फैक्ट्री में काम करूंगा। जाहिर सी बात है, जब अपना फैक्ट्री है तो क्या ज़रूरत है कि मैं नौकरी करूं, दूसरों के तलवे चाटूं। अपना बना बनाया काम है, बस नींद पूरी किया करूंगा और आराम से अपने फैक्ट्री जाकर काम करूंगा। मैं तो यह सब देखकर परेशान सा हो गया था। यह फैक्ट्री मैंने अभी लगाई थी ताकि अब मैं अपने बारे में सोच सकूं। परदेश अपने बहन भाइयों के लिए तो काट कर आया था,
ताकि इनकी जिम्मेदारी मेरे सर से उतर जाए। लेकिन ये जिम्मेदारियां तो गले का फंदा बनकर मेरे गले में पड़ने लगी थी। पहले बहनोई को नौकरी पर रखा और फिर भाई की नौकरी छोड़कर फैक्ट्री पर नजर रखते हुए था। रात के 3 बज गए थे। मैंने कहा, सपना, आधी रात बीत गई है, आराम नहीं करना? तुमने वह कहने लगी, कैसा आराम, सबके कपड़े इस्त्री करने हैं। पापा के, आपके भी, बहनोई के भी, फिर बेटे के भी और माँ के भी अपना जोड़ा लाकर रख दिया है। सुबह 4 बजे तक वह कपड़े इस्त्री कर ही रही है। मैं जाकर सो चुका था। सुबह मुझे मंदिर के लिए भी इसी ने जगाया था। मंदिर के बाद जब मैं घर आया तो मैं अपने कमरे में आ गया। देखा तो वह उसी मैले कुचैले कपड़े में। मैंने कहा, तुमने त्योहार के कपड़े नहीं पहनने? कहने लगी, कौन सी त्योहार, और मैंने कपड़े पहनकर जाना कहाँ है? घर ही में तो रहना है, किचन में जाकर खाना बनाना है। इसके हाथों में चूड़ियाँ थी, चेहरे पर ना मेकअप थी ना कपड़े। मैंने इसका बाजू पकड़ा और गुस्से से बोला, मैंने कहा, मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों खुद को तुमने खपा कर दिया है? कामों में अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनने, तैयार क्यों नहीं होती? तंग आ चुका हूँ मैं, जब से आया हूँ तुम्हें ऐसे ही मैले कुचले कपड़ों में देख रहा हूँ। इसने सख्ती से मेरा हाथ अपने बाजू से पीछे किया। कहने लगी, दिल मर चुका है मेरा। राजेश, इन 5 सालों में मैंने ढंग का जोड़ा नहीं पहना, क्योंकि आपकी माँ कहती थी कि किसको दिखाने के लिए पहन रही हो। मैंने हाथों में चूड़ियाँ पहनने छोड़ दी, क्योंकि आपकी माँ को इतराज़ था। मैंने सजना संवरना छोड़ दिया, क्योंकि आपकी माँ कहती कि किसके लिए तैयार हो रही हो। कई बार अपने दुपट्टे से उन्होंने मेरा मेकअप साफ किया। इसलिए इन 5 सालों में अपनी हर ख्वाहिश को दिल के अंदर दफन करते करते और इस घर में ना खत्म होने वाले काम करते करते मैं यह भूल चुकी हूँ कि मैं अपना सपना राजेश हूँ, आपकी बीबी हूँ। बस यह याद है, शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी का नाम है, जिसे आप बेटा बनकर गुजार रहे हो और मैं बहू बनकर। हमारी अपनी कोई ज़िंदगी है ही नहीं। अगर आप यह समझते हैं कि बहनोई का काम सेट करने के बाद, छोटे भाई को अलग से कारोबार सेट करने के बाद आप आज़ाद हो जाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है। हमें आज़ादी नहीं मिल सकती, क्योंकि इससे छुट्टी कभी नहीं मिलती। जो अपना होमवर्क पूरा कर लेता है, ना उसे कभी छुट्टी मिलती है, ना आपको मिलेगी, और न ही कभी मुझे। यह कहने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर दुपट्टे से अपने आंसू साफ करने के बाद कमरे से बाहर चलेगी। मैं समझ गया था कि इन 5 सालों में मैंने एक अच्छा बेटा होने का फर्ज निभा दिया था, पर अपनी बीबी से बहुत बड़ी कुर्बानी ली थी। अब समझ में आया कि वह मुझसे क्यों बात नहीं करती थी। मैं अब समझ चुका था, लेकिन अब भी वक्त गुजरा नहीं था। मैंने किराए का एक अलग घर ले लिया और अपने बीवी बच्चों को वहाँ लेकर रहने लगा। मेरी माँ ने मुझ पर नाफरमान बेटे होने का ठप्पा लगा दिया। वह सब कुछ भूल गई जो मैंने पिछले इतने सालों में किया था। बस इन्हें याद था तो यह कि बीवी का गुलाम हूँ। मर्द शायद इस ताने से बचने के लिए सारी उम्र गुजार देता है, लेकिन यह ताना कब्र तक इसके साथ ही जाता है। फिर क्यों ना हो, कुछ खुशियाँ मैं अपनी बीवी के दामन में ही भर दूँ, क्योंकि वह इसकी हकदार है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।